Good morning, my dear students. So, once again, we are back with one more video lecture. This is video lecture number 10 of our subject Physical Education for class 12th. My dear students, I hope all of you have gone through the previous 9 video lectures and you must be knowing that we have completed the first chapter, that is planning in sports, and now we are doing one more chapter, that is chapter number 11 as per the index of the textbook, and name of this chapter is Psychology and Sports. I told you many a times, sports is not just a physical exercise or physical kind of a thing. It is much more than that. It involves a kind of, a huge amount of brain or psychology in it. So this chapter is one of the very important chapter for any sports person. So since last video lecture, we are doing this chapter. We have started this chapter. If you just remember, then I told you basically there are 4 topics of this chapter in our syllabus. Obviously, syllabus given by CBSE. Now, out of the 4 topics, we have completed the first topic, which was about personality. I hope all of you have gone through the previous video lecture and all of you know what we discussed about the personality. There were so many important theories, if you remember, Selden and Jung classification and Big Five theory. We all have learnt that in the previous video lecture. So first topic, personality, was done. Now we are going for the second topic. Before going for second topic, I just want to remind you all that I told you in the last video lecture, out of total 4 topics given in syllabus for this chapter, there are some changes in some textbook, that some textbook do not have all the 4 topics. 3 topics are there in all the textbooks, but 1 topic is missing in some of the textbooks, and that is why I have shared a PDF in your WhatsApp group for that missing topic. तो मैंने वो मिसिंग टॉपिक की PDF बना के ग्रुप में शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर लीजिएगा, क्योंकि उस टॉपिक का डिस्कशन आज हम करेंगे. सो टोटल 4 टॉपिक जो हैं, जिसमें से एक हम कर चुके डिस्कशन, सेकंड एंड थर्ड 2 टॉपिक का डिस्कशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे. तो उसके लिए आपको वो PDF देखने की ज़रूरत पड़ेगी. सो मेक श्योर जब आप क्लास वर्क और होमवर्क कर रहे हैं तो उस PDF को ज़रूर रेफ़र करें. ओके, सो आइए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1 और इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 जो है अबाउट मोटिवेशन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इस सेकेंड टॉपिक मोटिवेशन के अंदर कुल मिला के 3 चीज़ें हैं सिर्फ. सबसे पहली है कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहती है उसकी. सेकेंड इज टाइप्स, सिंपल से 2 टाइप दिए हैं कि कैसे मोटिवेशन के क्या 2 टाइप हैं, किस किस टाइप का होता है मोटिवेशन. और फिर है टेक्निक्स, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक, जिसके अंदर टेक्निक्स मीन्स किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, मोटिवेट करने के तरीके, उनकी टेक्निक. तो ये सिर्फ 3 टाइप यहाँ पे, 3 चीज़ें यहाँ पे हैं इस टॉपिक के अंदर, मोटिवेशन के अंदर. तो आइए तीनों टॉपिक्स को 1 बाय 1 जल्दी से देखते हैं. थियरी सेज मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल एनर्जी फोर्स दैट डिटरमाइंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बिहेवियर. मोटिवेशन एक अंदरूनी, अंदर से आने वाला एक फोर्स है, एक एनर्जी है जो हमारा बिहेवियर तय करता है. इट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन हाउ वी थिंक, फील एंड इंटरेक्ट विथ अदर्स. इसका असर कहाँ होता है, आप दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, उस पर इसका असर होता है. इन स्पोर्ट्स मोटिवेशन इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट इन गेटिंग एथलीट्स टू फुलफिल देयर पोटेंशियल. प्री रिक्विजिट मतलब कुछ चीज़ अचीव करने से पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो. तो कोई भी एथलीट को अपना गोल अचीव करना हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है. प्रैक्टिस करने से पहले मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट होना ज़रूरी है. कोई और आप पे फोर्स करे और आपको एथलीट बनाने की कोशिश करे, ये नहीं हो सकता. आप सेल्फ तरीके से खुद से आप मोटिवेट होने चाहिए. आपको मन में होना चाहिए कि हाँ मुझे ये कर दिखाना है. तो ये मोटिवेशन की ज़रूरत है सबसे पहले, फिर आगे बढ़ा जा सकता है. However, given its inherently abstract nature, it is a force that is often difficult to exploit fully.
अचीविंग गोल्स कैन बिकम अ पावरफुल मोटिवेटर इन पर्सनस लाइफ। हालांकि ये एक बहुत ही टफ चीज़ है, हर बंदा मोटिवेट नहीं होता। ज़्यादातर बंदे अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मल रहते हैं, बस पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, जॉब करना है। कुछ स्पेशल बनने की फीलिंग, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की फीलिंग, ये हर बंदे के अंदर नहीं होती। इसीलिए बहुत टफ चीज़ है वैसे देखने जाओ तो ये, और लेकिन लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। सम पीपल लिव फॉर रीचिंग देयर गोल्स। कुछ पीपल अपने गोल को अचीव करने के लिए जीते हैं। द नीड ऑफ अचीवमेंट इज देयर मोटिवेशन टू accomplish a challenging task quickly and effectively. The need of achievement is their motivation. उनका मोटिवेशन क्या होता है? ज़रूरियात। किस चीज़ की? मुझे ये अचीव करना है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मेरी ज़रूरियात है। इस टाइप की जो ज़रूरियात होती है वो मोटिवेशन के लिए एक बहुत ही काबिल एक सोर्स बनती है। आगे कहते हैं थियरी के अंदर, दे स्पेंड देयर टाइम लर्निंग हाउ टू गेट बेटर एंड टू बी इफेक्टिव। स्पोर्ट्समैन जो है वो कंटिन्यू कैसे और इफेक्टिव बना जाए, इसके लिए वो सीखते रहते हैं। मोटिवेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एथलेटिक एफर्ट्स एंड एकम्प्लिशमेंट। मेन बेस है ये हर एथलेटिक एफर्ट का। विदाउट द डिज़ायर एंड डिटर्मिनेशन टू इम्प्रूव द स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ऑल अदर मेंटल फैक्टर्स, कॉन्फिडेंस, इंटेंसिटी, फोकस, इमोशंस आर मीनिंगलेस। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं है, खुद कुछ करना नहीं चाहते, तब तक ये इंटेंसिटी कि बहुत इंटेंसिव है, ये फोकस्ड है, इमोशनल है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। टू बिकम द बेस्ट एथलीट, वन मस्ट बी मोटिवेटेड टू डू वॉट इट टेक्स टू मैक्सिमाइज द एबिलिटी एंड अचीव द गोल्स। एक बेस्ट एथलीट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही अंदर से मोटिवेट होना ज़रूरी है कि आप अपनी मैक्सिमम एबिलिटी पे काम करें और अपने गोल को अचीव करें। सो ये है मोटिवेशन का कंसेप्ट और उसका इंट्रोडक्शन, दैट इट इज़ द मोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर यू डू एनीथिंग। फॉरगेट अबाउट मैचेस, बिफोर यू गो फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इन द सेम मेन टॉपिक। दिस इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। क्या टाइप होते हैं मोटिवेशन के? मोटिवेशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 इंट्रिंसिक मोटिवेशन, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या होता है ये दोनों पढ़ते हैं हम। फर्स्ट वन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अ पर्सन इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इफ द डिज़ायर फॉर चेंज कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। अगर आप अंदर से खुद से अगर कुछ चेंज करने की, कुछ बनने की फीलिंग प्रकट होती है आपके अंदर, तो वो इंट्रिंसिक मतलब अंदर से मिलने वाला मोटिवेशन है। The person may want to learn something because he or she is interested. Another person may want to accomplish a goal or task because it is something he or she feels competent at and enjoy doing. मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आप अंदर से एंजॉय करें करना, आपको मन हो कि हाँ मुझे ये करना है, आपको लगे कि नहीं हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है, आप खुद अंदर से इंटरेस्टेड हों, तो इस टाइप का जो मोटिवेशन है जो विद इन योर सेल्फ होता है, जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, उसका नाम है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कि आप खुद ही खुद को मोटिवेट करें, खुद ही खुद को पुशअप करें कि भाई ये दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू बी एंड दिस इज़ वॉट आई विल डू एंड आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर वॉट दिस आई विल बिकम, राइट? तो ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। On the other hand, extrinsic motivation comes from the outside the person. ये बाहर से आने वाला मोटिवेशन है। They are bribed to do something or they earn a prize or reward. ये किससे होता है, कैसे होता है? मतलब बाहर से मोटिवेशन यानी क्या कि अच्छा यार ऐसा करूँगा तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये प्राइज़ मिलेगी। मतलब कोई ना कोई बाहर वाला कोई लालच दे के, कोई प्राइज़ दिखा के अगर आपको कुछ करने के लिए मजबूर करे, तो वो बाहर से मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है। दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। पे चेक्स आर एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, फियर ऑफ पनिशमेंट एंड द कोएर्शन आर ऑल्सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। फियर ऑफ पनिशमेंट, कई बार डर लगता है कुछ चीज़ से कि अच्छा हाँ इस चीज़ से डर लगता है, तो कई बार डर के कारण इंसान करता है। तो वो डर भी एक तो बाहर की चीज़ है कि बाहर के किसी व्यक्ति का या किसी इवेंट का आपको डर लगता है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो बाहर से कोई चीज़ आपको प्रेरित करे कुछ करने के लिए,
चाहे पॉजिटिव तरीके से चाहे नेगेटिव तरीके से। तो ये होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो दो टाइप है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, बहुत ही सिंपल है, अंदर और बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन। तो ये था टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन पे। तो आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, द फॉलोइंग आर सम बेसिक टेक्निक्स इन्वॉल्व इन मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन करने के लिए कुछ बेसिक प्रोसेस नीचे दी गई हैं, जैसे कि नंबर 1 सेटिंग गोल्स, मतलब गोल सेट करने से भी मोटिवेशन मिलता है। कैसे? एथलीट्स शुड बी एनकरेज टू सेट फ्यू एम्बिशियस बट रियलिस्टिक गोल्स, परहैप्स टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन अ मेजर चैम्पियनशिप। हर एथलीट को कुछ ना कुछ बहुत ही एम्बिशन वाला गोल रखना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि बहुत पॉसिबल ही ना हो ऐसा आप गोल रखें। जैसे कि गोल होना चाहिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना कोई बहुत बड़े टूर्नामेंट में, चाहे आप जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, कुछ भी। टू कीप एथलीट्स ऑन ट्रैक विद देयर लॉन्ग टर्म गोल्स दे शुड ऑल्सो सेट अप्रोप्रिएट मीडियम टर्म गोल्स। बड़े किसी गोल को अचीव करने के लिए कुछ छोटे गोल्स का सेट होना ज़रूरी है। आपने गोल तो रखा कि आपको खेलना है क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, लेकिन सीधा आपके सोचने से थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको छोटे छोटे हिस्सों की प्लानिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग गोल सेट करने पड़ेंगे कि आज से 1 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहूँगा, कितना मैं प्रोग्रेस होनी चाहिए, सेकेंड ईयर में मैं कहाँ किस लेवल तक पहुँचना चाहिए। तो एक मीडियम टर्म गोल्स भी होने चाहिए लॉन्ग टर्म के साथ साथ। बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स इन प्रैक्टिकल टर्म्स आर दोज फॉर द शॉर्ट टर्म, एज it is these that keep athletes focused on the check marks which are essential to achieving the superior performance। में यही मिडल जो गोल हैं, मेन जो सिंपल छोटे छोटे गोल्स हैं, वही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वही आपको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आपको सिर्फ बस मन में इच्छा है, उससे नेशनल नहीं खेल सकते। आप लोकल लेवल पे पहले खेलिए, वहाँ जीतते आइए, वहाँ से मोटिवेशन लेते आइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते आइए। तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा नॉर्मली धीरे धीरे जैसे हम हर लेवल पे जीत के आगे बढ़ते हैं उससे मिलता है, ना कि सिर्फ अभी नेशनल लेवल के सोचने के लिए। देयरफॉर द शॉर्ट टर्म गोल शुड बी प्रीडोमिनेंटली प्रोसेस ओरिएंटेड। बिल्कुल प्रोसेस ओरिएंटेड होने चाहिए, मुझे ये करना है, बिल्कुल फिक्स। गोल्स नीड टू बी मॉनिटर्ड एंड रिवाइज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत ही रेगुलर बेस पे गोल को अगर आपको चेक नहीं करेंगे आप, तो मुश्किल होगी। आपने गोल सेट किया है कि मुझे 5 दिन के अंदर, मान लीजिए एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम को 1-1.5 महीना बाकी है, आपने गोल सेट किया कि मुझे एक ये सब्जेक्ट मुझे 5 दिन के अंदर पूरा करना है, उसके 10 दिन में, अगले 10 दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अगले 8 दिन में ये पढ़ूंगा। अब आप पढ़ते जा रहे हैं, बस अब आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगी। फिर तो आपने जो 5 दिन में जो चेक किया है कि 5 दिन में इतना होना चाहिए, वो हो नहीं पाएगा। तो हर कुछ टाइम के बाद चेक करना ज़रूरी है कि मैंने कहा था 5 दिन में ये होना चाहिए, तो मैं 1 दिन पे कहाँ पहुँचा हूँ, दूसरे दिन में कहाँ पहुँचा हूँ, क्या मैं 5 दिन में यहाँ पहुँच पाऊँगा? अगर नहीं तो थोड़ा रिवाइव करना पड़ता है गोल को, प्लानिंग को, इसीलिए चेक करता रहना बहुत ज़रूरी है। Thus coaches and managers are better off exercising some democracy when setting goals, particularly if working with more experienced athletes। जब बहुत ही एक्सपीरियंस एथलीट के साथ कोचेस काम करते हैं तो उनको ये गोल सेट करने में बहुत आसानी होती है, वो इनमें बहुत ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक जो है सेटिंग गोल्स। तो गोल सेट करने से भी मोटिवेशन मिलता है। आइए कुछ और टेक्निक्स के बारे में और बात करते हैं। सेकंड जो है टेक्निक वो है यूजिंग एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। बाहर से कुछ रिवॉर्ड दे के आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। द की एस्पेक्ट इन यूजिंग एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स इफेक्टिवली इज दैट दे रीइंफोर्स एन एथलीट सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ वर्थ। प्राइस रखने से उसको अपनी खुद की वैल्यू पता चलती है कि भाई मैं इतना वैल्यूएबल हूँ जो मुझ पर इतना प्राइस रखा जा रहा है, और उसका लेवल खुद का कितना है उसका उसको सेंस होता है। Thus a reward should be informational in nature rather than controlling। जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ मतलब प्रोत्साहित करने के लिए होना चाहिए, ना कि पूरा कंट्रोल करने के लिए। If a reward comes to be controlling, it can significantly undermine intrinsic motivation। अगर ये उसने ज़्यादा प्रभाव कर लिया
फिर तो वो अंदर के मोटिवेशन को मार डालेगा. Also, the reward should be presented to an athlete in front of all potential recipients with some emphasis placed on prestige associated with it. कि जब आप प्राइज़ दें किसी को भी तो सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में दें, और वो जो प्राइज़ आप दे रहे हैं वो कितना वैल्यूएबल है, उसकी क्या महत्व है, वो सबको ज़रा बताएं. अदर पॉपुलर वेज ऑफ यूजिंग टोकन रिवॉर्ड्स इंक्लूड etching athletes' names on annual honor boards for their contributions or awarding a special item of clothing. एक और तरीका जो हो सकता है प्राइज़ के अलावा वो है एनुअल ऑनर बोर्ड. वार्षिक किसी के सम्मान करने के लिए हम बोर्ड कई जगह होता है, वहाँ उनका नाम लिखें कि इस साल का सबसे अच्छा खिलाड़ी ये रहा, तो इससे मोटिवेशन मिलता है. ऐसा आप किसी स्कूल में भी देखते होंगे. अगर आपको याद हो तो मैंने तो देखा है भुज की स्वामीनारायण विद्यालय स्कूल में. वहाँ एक एंट्रेंस पे बाहर बहुत एक बड़ा सा बोर्ड है, और हर साल जो टॉपर आते हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्ज़ाम्स में, उनके नाम ईयर के हिसाब से और परसेंटेज वहाँ लिखे रहते हैं. तो वो एनुअल ऑनर बोर्ड हुआ, तो ऐसे उनका नाम लिखें. या अवॉर्डिंग अ स्पेशल आइटम ऑफ क्लोथ, कोई ऐसा उनको क्लोथ का स्पेशल आइटम, कोई बैज, कोई कुछ ऐसा पहनाए जिससे उनका सम्मान बढ़े. तो ये एक तरीका है एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर से रिवॉर्ड दे के मोटिवेट करने का. थर्ड टेक्निक फॉर मोटिवेशन इज़ मोटिवेशनल म्यूज़िक प्ले. होता है भाई, कई बार हम दुखी होते हैं तो कुछ ऐसे मोटिवेशनल संगीत सुने तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है. सो अ पर्टिकुलरली गुड वे टू मोटिवेट एथलीट्स इन ट्रेनिंग एंड प्रायर टू कॉम्पिटिशन इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ म्यूज़िक दे परसीव टू बी इंस्पिरेशनल. उनको जो इंस्पिरेशनल लगता हो वो म्यूज़िक चलाएं ताकि उनको प्रेरणा मिले. रिसर्च इंडिकेट्स दैट दिस अप्रोच इंक्रीजेस वर्क आउटपुट, रिड्यूसेस परस्यूड एक्सर्शन एंड इम्प्रूव्स इन टास्क इफेक्ट द प्लेजर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एक्टिविटी. रिसर्च बताते हैं कि म्यूज़िक से आउटपुट ज़्यादा आता है, कोई बंदा ज़्यादा अच्छे से काम करता है, उसका जो एक लोड बढ़ गया है वो कम हो जाता है और वो अंदर से इम्प्रूव हो जाता है. ये रिसर्च मानते हैं ऐसा. तो ये थी थर्ड टेक्निक. चौथी टेक्निक के बारे में बात करें वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक अगर आप फ्यूचर में कुछ सीखना चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, एवरीवेयर, then this is one of the most important thing. Personally, I as an individual like this technique a lot and I use this also. Self talk means खुद से बात करना. अच्छा, खुद से बात करना कई बार पागल की निशानी भी हो सकती है, बट उस सेंस में नहीं कह रहे हैं हम. खुद से बात करना मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेले में कुछ भी बक बक करने लग जाओ. खुद से बात करना मतलब अंदर से खुद को एनर्जी देना, अंदर से खुद को पॉजिटिविटी देना, अंदर से मोटिवेट करना कि यस यू कैन डू इट. इफ़ समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, इफ़ द कंडीशंस आर नॉट गुड, इट विल पास ऑन. सो जस्ट बी विथ योर सेल्फ. आजकल के ज़माने में जब ये कोरोना वायरस का स्प्रेड हो रहा है, तब ये भी एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है आपका. खुद के साथ बात करें दैट एवरीथिंग विल पास ऑन, लेट इट बी अ गुड थिंग और बैड थिंग. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर द होल लाइफ. ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पेंडेमिक, सो इट विल स्टे फॉर सम लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट विल नॉट स्टे फॉर एवर. So just be patient, just be calm and be smart, then everything will be correct. So this positive talk is required for sports person also. Positive self-talk is a technique that can be used to enhance motivation across a wide range of achievement domains. Achievement के लिए बहुत ही important एक ये self-talk है. It makes use of the athlete's powerful inner voice to reinforce their self-esteem or an important aspects of performance. किसी की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए या अच्छा करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है. अंदर की आवाज़, इनर वॉइस. विथ अप्रोप्रिएट रिपीटेशन, सेल्फ टॉक कैन पॉजिटिवली अल्टर एन एथलीट्स बिलीफ सिस्टम. कंटिन्यूसली इस तरीके को अपनाया जाए, रिपीट किया जाए, तो एक एथलीट का सोचने का तरीका भी बदला जा सकता है. मतलब पॉजिटिव तरीके से उसको और मोटिवेट किया जा सकता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक which I believe it is. So this was the fourth technique. Now let's go for the fifth one. Fifth technique is partner effect. There are
going to be some days when we just do not feel like getting out in the ground. कई बार ऐसा लगता है, स्पोर्ट्समैन भी कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मन नहीं करता खेलने जाने का उनका. ऑल्सो नो मैटर हाउ हार्ड वी पुश आवर सेल्फ, वी वुड नॉट बी एबल टू वर्क दैट मच हार्डर इफ़ देर इज़ नो वन पुशिंग और मोटिवेटिंग अस. कई बार क्या होता है, कितना भी हम खुद को मोटिवेट करें, हमने कहा ना अगले टॉपिक में सेल्फ टॉक, कई बार क्या होता है कितना भी सेल्फ टॉक करें लेकिन असर नहीं करता है. कई बार ऐसी टफ सिचुएशंस आती हैं. सो वी नीड समवन who can motivate us. It could be a physical education teacher or a coach or a personal trainer or a parent. ये एक टीचर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, he can be anyone. But the best person to have a regular training partner, someone at about our level of ability and with similar goals. ये सब में से कोई भी आपके मोटिवेशनल करने वाले हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट मोटिवेशन करने वाले कौन होंगे? ऐसा बंदा जो बिल्कुल आपके लेवल पे है, जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं उस लेवल पे वो खेल रहा हो और ऑलमोस्ट आप दोनों की एबिलिटी सेम हो. तब वो आपको अच्छे से बता पाएगा क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था. इफ़ द पार्टनर इज़ ऑफ ऑपोजिट सेक्स द इफेक्ट इज़ डबल्ड. मतलब अगर जेंडर अलग है तो इफेक्ट डबल होता है. मतलब मान लीजिए दो सेम लेवल पे खेलने वाले हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, तो गर्ल अगर समझाए बॉय पे तो जेंडर डिफरेंस होने के कारण बहुत असर पड़ता है. अब इसको नेगेटिव सोचने की तरह इसको ऐसे सोचना चाहिए कि अगर गर्ल आपको बॉय को समझाए तो इसका असर डबल क्यों होता है? इसका असर डबल इसीलिए होता है बिकॉज वी गेट दैट मोटिवेशन दैट इवन बीइंग अ गर्ल, इफ सी कैन अचीव द सेम लेवल ऑफ अचीवमेंट्स व्हाट आई एम डूइंग, देन आई शुड बी पुश माई सेल्फ मोर टू अचीव मोर एंड मोर. Because as a man you want to prove yourself, then you need to take positive motivation. Okay, so ये था 5वां टेक्निक कि किसी पार्टनर, कोई अलग बंदा आपको मोटिवेट करे. 6th वन इज चंट बाय स्पेक्टेटर्स. मतलब ऑडियंस जो ग्राउंड में आती है चिल्लाती है. सबसे बड़ा अगर क्रिकेट में कोई चंट होता है या होता था, देन इट वॉज सचिन. जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे द होल ग्राउंड was chanting like this, they were singing like this. फिर ये ज़माना आगे बढ़ा तो सेम हुआ MS धोनी के लिए भी. वहाँ चंटिंग से ज़्यादा एप्लॉइंग ज़्यादा था. मतलब तालियां ज़्यादा बजती थी, लोग चिल्लाते थे रादर देन नाम चिल्लाना. चंटिंग की जगह तालियां और अप्रिसिएशन ज़्यादा होता था. लोग चिल्लाते थे अंदर से, ड्रेसिंग रूम में से धोनी को आते हुए देखें तो एक चंटिंग, इससे मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ी को. बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है लेकिन मोटिवेशन मिलता है. सो इफ़ देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉचिंग एंड चीयरिंग अप फॉर एन एथलीट, ही और शी विल फील मोटिवेटेड एंड वुड ट्राई टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस एट द मोमेंट. अगर ऐसा है, लार्ज ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है, प्रेशर बढ़ेगा, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन इससे परफॉर्मेंस में ऊपर भी सुधार होने के चांस बहुत है, क्योंकि वो खिलाड़ी अपना 100 नहीं 200% दे के खेलेगा, क्योंकि उसको पता है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है. तो ये भी एक टेक्निक है मोटिवेट करने के लिए या करवाने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड. ऑब्वियसली ये तो हर जगह होना चाहिए. द एटीट्यूड शुड ऑलवेज be kept positive even if it had been a bad day at sport. One should try to avoid thinking of the loss and should move ahead with positive frame of mind. The efforts should be made to improve the next performance in all aspects. कभी बुरा दिन आए, अच्छा परफॉर्मेंस ना हो तो हार ना जाए, थक ना जाए, रुक ना जाए, पॉजिटिव रहें और अगली बार कैसे अच्छा करेंगे उसके ऊपर हर तरीके से सोचें, और जो हार मिली है उससे सीखें और पॉजिटिव रह के सीखें, ना कि फ्रस्ट्रेट होके. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक फॉर मोटिवेशन. द लास्ट वन इज वर्बल कॉमेंट्स एंड एप्रिसिएशन. मुख से उच्चारे गए कॉमेंट या तारीफ. द एक्सपीरियंस एंड सीनियर प्लेयर्स शुड पास पॉजिटिव वर्बल कॉमेंट्स ऑन एवरी एक्टिविटी और एफर्ट ऑफ द नोवाइस और बिगिनर्स और जूनियर्स. जो जूनियर्स हैं उनके हर एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए. जो बड़े बड़े लेवल के एथलीट हैं, अगर कोई बहुत ही जूनियर आया है आपके टीम में, आप बहुत सीनियर हैं, छोटा सा भी प्रयास करें, कंटिन्यूसली उसको मोटिवेट करें, अच्छे कमेंट दे उसके लिए कि भाई यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब एट दिस लेवल ऑफ एज. आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल जॉब दैट यू आर डूइंग, बट आई थिंक यू शुड इम्प्रूव जस्ट अ लिटिल बिट इन दिस पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स. सो यू शुड एनकरेज हिम और हर, you know. They should appreciate the new players to motivate them and get them the most of the abilities on the field. उनको मोटिवेट करना चाहिए
ताकि उनकी जो जूनियर्स की एबिलिटीज़ हैं उनका महत्तम उपयोग हो सके फील्ड पे खेल के लिए। तो ये सारी थी टेक्निक्स मोटिवेशन के लिए। तो इसी के साथ ये मोटिवेशन टॉपिक यहाँ पूरा होता है, कंसेप्ट, टाइप्स एंड उसकी टेक्निक्स। तो सेकंड टॉपिक हमने इस चैप्टर का पूरा किया। फर्स्ट था पर्सनालिटी, सेकंड था मोटिवेशन। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, जो कि है एक्सरसाइज एडहेरेंस, रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। सो ये तीसरा टॉपिक एक्सरसाइज के बारे में है। पहला था पर्सनालिटी के बारे में, दूसरा मोटिवेशन के बारे में, तीसरा एक्सरसाइज के बारे में है। यहाँ मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, कुछ बच्चों की टेक्स्ट बुक अगर पुरानी एडिशन की है तो शायद ये टॉपिक इसके अंदर ना दिया गया हो, इसीलिए मैंने आपको इस टॉपिक की पीडीएफ अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है, तो कृपया वो पीडीएफ आप ज़रूर देखें। आइए समझते हैं एक्सरसाइज एडहेरेंस यानी क्या। एक्सरसाइज यानी व्यायाम, एडहेरेंस वर्ड का मतलब है पालन, मतलब एक्सरसाइज का आप किस लेवल तक, किस हद तक पालन करते हैं, उसके बारे में पहले यहाँ इंट्रोडक्शन आएगा, फिर एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, रीजंस, और फिर एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं, ये आएंगे टॉपिक। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज एडहेरेंस। Exercise adherence is defined by World Health Organization (WHO) as the extent to which a person's behavior relating to taking meditation, following a diet, executing lifestyle changes corresponds to the recommendations of healthcare provider. WHO के हिसाब से डेफिनेशन क्या है एक्सरसाइज एडहेरेंस की? WHO के हिसाब से डेफिनेशन ये है, किसी भी एक बंदे का क्या बिहेवियर है, किसके प्रति, मेडिटेशन करने के प्रति, डाइट फॉलो करने के प्रति, कितना वो सीरियस है, लाइफस्टाइल चेंजेस के प्रति, कि हेल्थ केयर आपका प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर आपका जो ध्यान रखने वाला है वो आपको सलाह देता है, वो आप कितना मानते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, क्या मानता है, कितना नहीं मानता है, इस चीज़ को कितनी हद तक मानता है, दैट इज़ वॉट वी कॉल एक्सरसाइज एडहेरेंस। It is the extent to which a person acts in accordance with the advice exercise regime. किसी भी एक्सरसाइज के लिए अगर जो पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं कि ये ऐसे करना, ये ऐसे करना इस खिलाड़ी को, तो कितनी हद तक पालन करता है, वो होता है ये एक्सरसाइज एडहेरेंस। द यूनिट ऑफ मेजर फॉर एक्सरसाइज एडहेरेंस इज परफॉर्म्ड एक्सरसाइज डोजेस पर डिफाइंड ऑफ टाइम रिपोर्टेड एज अ प्रपोर्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज डोजेस अंडरगॉन एज अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम इंटरवल। मतलब क्या बात कर रहे हैं, फिर से समझिए। द यूनिट ऑफ मेज़र, इसको मेज़र करने का, एक्सरसाइज एडहेरेंस को मेज़र करने का क्या यूनिट है? जैसे लेंथ, हाइट में हम हाइट जो है वो हम फीट में मेज़र करते हैं, लेंथ जो है वो हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, वज़न जो है वो हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। ऐसे एक्सरसाइज एडहेरेंस को मेज़र करना हो तो क्या यूनिट है? तो क्या लिखा है? द यूनिट ऑफ एक्सरसाइज एडहेरेंस इज परफॉर्म्ड एक्सरसाइज डोजेस पर डिफाइंड ऑफ टाइम रिपोर्टेड। मतलब जो एक किसी खेल के लिए नहीं होता है, किसी भी आप एक्सरसाइज करो तो उसका प्रेस्क्राइब टाइम होता है कि ये आपको 5 से 10 मिनट तक करनी चाहिए, ये आपको 15 से 20 मिनट तक करनी चाहिए, ये चीज़ आपको इतनी बार रिपीट करनी चाहिए। तो ये एग्जैक्ट प्रेस्क्राइब नॉर्म्स होते हैं, उसको कितना फॉलो करता है इंसान, उसका कितना प्रपोर्शन एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कर पाता है, उसको कहते हैं एक्सरसाइज एडहेरेंस। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए इस टॉपिक में और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अब हम जा रहे हैं, या अब हम बात करने जा रहे हैं रीजंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? कुछ नीचे 5 कारण दिए, आइए फटाफट उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज ऑफ द बिलो मैंशनड रीजंस। नीचे दिए गए कुछ कारणों से एक्सरसाइज हमको हर रोज़ करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। नंबर 1, वेट कंट्रोल। टॉपिक के नाम से पता चल रहा है क्या लिखा होगा अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस दैट पीपल एक्सरसाइज इज टू कंट्रोल देयर वेट। एक्सरसाइज बर्न कैलोरीज विच हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट। बहुत ही सिंपल सा फंडा, वेट कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से कैलोरीज बर्न होती हैं और कैलोरीज बर्न होने से वेट रिड्यूस होता है। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ये है, या रीज़न ये है क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे वेट कंट्रोल रहता है। नंबर 2, फिजिकल फिटनेस, बट नेचुरली फिट रहते हैं।
अनदर रीज़न बिकॉज ऑफ विच पीपल एक्सरसाइज इज़ टू रिमेन फिजिकली फिट. आजकल हर स्पोर्ट्स में फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है. जस्ट आप नॉर्मल इंसान रह के यू कैन नॉट गो फॉर any of the sports. So physical fitness is one of the important reason. Third one is energy. Obviously it gives you energy. One of the reasons to exercise regularly is that it gives you energy. Exercise helps oxygen to flow freely throughout the body and provides with necessary energy to the face the whole day. Normally हम क्या करते हैं, उल्टा सोचते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो थक जाते हैं. थक नहीं जाते, नई ऊर्जा मिलती है बिकॉज उससे ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, इसलिए चेहरे पे और पूरी बॉडी पे ग्लो आता है. तो एनर्जी मिलती है, कम नहीं होती. नेक्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ. एक्सरसाइज रिलीजेस केमिकल्स इनटू द ब्रेन्स दैट हेल्प अस टू फील हैप्पी एंड ईजेस द इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन. दिस इज़ अ परफेक्ट साइंस इन दिस फिजिकल एजुकेशन दैट एक्सरसाइज releases some chemicals in your mind which makes you very relaxed, very simple without any depression. So it's unseen advantage or reason why you should do it, because mental toughness or fitness is equally important as the physical fitness. So to remain mentally fit, you must do exercise. Next one or last one is long term health. लंबे समय के लिए अपने हेल्थ को संभाल के रखने के लिए आप देखते होंगे those who live long they have the regular habit of exercise, otherwise it's not possible. So people also exercise to maintain their long term health. It can prevent heart disease and diabetes in the long term by increasing good cholesterol. So by exercise you increase your cholesterol so that you make your risk lower for diabetes and heart problems, and that's why you live longer, because most of the people die nowadays are because either of heart problems or diabetes. It's the major two reasons. But if you go for exercise regularly, you will reduce the risk of this. I'm not saying completely avoid it, but you will reduce it in a long or a big proportion. So this was fifth reason and the last reason of exercise. Now let us talk about the next topic. इस एक्सरसाइज के अंदर तीसरी चीज़, पहले उसका कंसेप्ट आया, फिर उसके आए कि भाई क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए हमको, रीजंस. अब आ रहे हैं बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे हैं एक्सरसाइज से. बहुत सिंपल है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर टाइटल सेम रखें आप जो यहाँ दिए गए हैं. ओके, टाइटल चेंज ना करें. एक्सरसाइज इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एरोबिक कैपेसिटी और मसल साइज. पीपल हु एक्सरसाइज regularly tend to do so because it gives them an enormous sense of well-being. ऐसा नहीं कि सिर्फ मसल्स पावर अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं लोग, अंदर से उनको अच्छी एक फीलिंग आती है, इसीलिए वो करते हैं. द वेरियस बेनिफिट्स आर एज फॉलोज. कुछ फ़ायदे दिए गए हैं नीचे. नंबर 1, रिड्यूसेस डिप्रेशन. बहुत सारा टेंशन कम होता है उससे. इट शुड बी नोटेड दैट इंडिविजुअल्स विथ क्लिनिकल डिप्रेशन टेंड टू बी लेस एक्टिव दैन द हेल्दी एवरेज एडल्ट्स. जो डिप्रेशन में होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं दूसरों के मुकाबले. Therefore, from a general health perspective, physical activity should be encouraged for this population. इसीलिए ऐसे लोग जो डिप्रेस हैं उनके लिए एक्सरसाइज करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि उनका डिप्रेशन कम हो. It is interesting to note that the aerobic and anaerobic exercise seems to be equally effective in producing antidepressive effects. Aerobic या नॉन एरोबिक दोनों एक्सरसाइजेस उतनी ही कारगर हैं क्या काम करने के लिए, एंटी डिप्रेसिव, डिप्रेशन को निकाल कर फेंकने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए ज़रूरी है. मतलब ये इसका पहला फ़ायदा है, डिप्रेशन कम होता है. नेक्स्ट वन इज़ लोअर्स द मेंटल स्ट्रेस. दिमागी उसका जो एक तनाव होता है वो कम होता है. रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज स्ट्रेस मच मोर इफेक्टिवली. द एरोबिक एक्सरसाइज प्लेज अ वाइटल रोल इन स्ट्रेस रिडक्शन. Studies describe the role of exercise as a preventive intervention in managing stress as opposed to a corrective intervention. मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाता है. एरोबिक एक्सरसाइज जो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो स्ट्रेस कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और स्टडीज़, रिसर्च जो किए गए हैं वो ऐसा बताते हैं कि ये एक्सरसाइज एक बहुत कारगर तरीका इसीलिए है क्योंकि ये प्रिवेंशन है ना कि क्योर. एक बार हो जाए फिर ये क्योर नहीं करता. टेंशन आ जाए, बहुत सारा स्ट्रेस आ जाए तो क्या कारण से आया वो कारण का सॉल्यूशन नहीं देता.
लेकिन आप एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं तो स्ट्रेस आने के चांस ही कम हो जाएंगे. सो दिस इज प्रिवेंशन नॉट क्योर. ओके. तीसरा फायदा है बेनिफिट का, इट एलिवेट्स द मूड बना देता है यार, आप बहुत फ्रेश रहते हैं. द एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस कैन पॉजिटिवली हेल्प इफेक्टिव डिफरेंस in mood states including tension, fatigue, anger and vigor in normal and clinical population. सामान्य बंदों के लिए टेंशन वगैरह, गुस्सा वगैरह, इन सब के लिए सुधारने के लिए, इनका मूड बनाने के लिए ये बहुत एक अच्छी चीज़ है. मूड स्टेट इज इफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट मेक एक्सप्लेनिंग द एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मैकेनिज्म क्वाइट डिफिकल्ट. मतलब साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो आपको सारे प्रॉब्लम हैं मूड से, किसी भी कारण से, वो सब एक्सरसाइज से सॉल्व हो सकते हैं. तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है एक्सरसाइज करने के लिए. नेक्स्ट बहुत ही फेमस, आप जानते हो क्या फ़ायदा होगा उससे? वज़न कम होगा. एक्सरसाइज बेनिफिट्स इंडिविजुअल हु वांट टू रिड्यूस देयर वेट. बाय एक्सरसाइजिंग एन इंडिविजुअल इज एबल टू बर्न एक्सेस कैलोरीज. आगे आ चुका, उसी का एक आगे का वर्जन है. नेक्स्ट वन इज हेल्प टू कीप फिट. वो क्या था? रीजंस, क्यों करना चाहिए. तो क्यों करना चाहिए वही तो फायदे का एक हिस्सा है. क्यों करना चाहिए? ताकि ये मिलेगा. क्यों करना चाहिए? वज़न घटना चाहिए. तो वज़न घटा तो वो एक फ़ायदा ही हुआ. तो वहाँ ऐसा आता था वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, यहाँ आता है एक्सरसाइज करने से वज़न घटता है, ये फ़ायदा होता है. सो दोनों टॉपिक एक दूसरे से वैसे देखने जाओ तो इंटर रिलेटेड है. सो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करना चाहता. हेल्प टू कीप फिट रहने में हेल्प करता है. ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट, जी एक्सरसाइज से ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मेंटल डेवलपमेंट होता है. एक्सरसाइज इज़ अ पावरफुल डिप्रेशन फाइटर. डिप्रेशन से फाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा फाइटर है ये. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट प्रमोट्स ऑल काइंड ऑफ चेंजेस इन द ब्रेन. ये ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस लाता है अलग अलग तरीके से. इट ऑल्सो रिलीजेस एंडोफिन्स, पावरफुल केमिकल्स इन योर ब्रेन दैट एनर्जाइज योर स्पिरिट. ये बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही शांत रहता है और फ्रेश रहता है. फाइनली एक्सरसाइज कैन ऑल्सो सर्व एज एन डिस्ट्रैक्शन, allowing you to find some quiet time to break out the cycle of negative thought that feed the depression. कुछ नेगेटिव विचार जो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं उनसे दूर हटने का एक तरीका भी है ये कि आप अपने अकेले के साथ रहिए, एक्सरसाइज करिए, एन्जॉय करिए, ताकि आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे. तो ये था छठा फ़ायदा. 2 आगे, 4 यहाँ पे, 6 फ़ायदे देखे हमने. 7वां फ़ायदा है शार्पर मेमोरी एंड थिंकिंग. बहुत ही सिंपल सा अंदर 2 लाइन लिखी हुई है. आई एम श्योर यूल बी एबल टू रीड इट एंड राइट इट. आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इससे मेमोरी पावर बहुत शार्प होता है और थिंकिंग लेवल जो है वो आपका एडवांस होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट. नेक्स्ट वन इज़ बेटर स्लीप. एक्सरसाइज करने से थोड़ा थकान लगती है थोड़ी सी, उसके कारण नींद भी अच्छी आती है. या फ्रेश होते हैं इसलिए नींद अच्छी आती है, या टेंशन कम हो गया इसीलिए नींद अच्छी आती है. So everything that it gives you makes you to have a proper and better sleep. So नींद अच्छी आना ये भी एक इसका एडवांटेज है, फ़ायदा है. नेक्स्ट वन इज़ मोर एनर्जी. Increasing your heart rate several times a week will give you more get up and go. Start off with just a few minutes of exercise a day and increase your workout as you feel more energized. जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज करने की आदत पड़े, आप और एनर्जाइज फील करें, तो आपको टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा एक्सरसाइज का धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ाना चाहिए. लास्ट वन, 10वां फ़ायदा, आखिरी फ़ायदा जो है स्ट्रॉन्गर रिजाइलेंस. व्हेन फेस्ड विथ मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस इन लाइफ, एक्सरसाइज कैन हेल्प यू टू कोप इन अ हेल्दी वे इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू अल्कोहल, ड्रग्स और अदर नेगेटिव बिहेवियर्स. कई बार इंसान डिप्रेशन में आए तो नेगेटिव जगह पे चला जाता है. कोई ड्रग ले लेता है, कोई दारू पी लेता है, कोई अलग अलग नेगेटिव बिहेवियर में चला जाता है. लेकिन अगर एक्सरसाइज की जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने में, उसके नेगेटिव थॉट्स के सामने लड़ने में बहुत अच्छी कारगर होती है. सो ये सारे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के, राइट. अब हम बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक के और, इसी एक्सरसाइज टॉपिक के आखिरी पार्ट के और. इस आखिरी टॉपिक का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज. क्या स्ट्रेटजीज बनाएं ताकि आप व्यायाम का और अच्छे से पालन कर पाएँ.
An individual is generally not able to adhere to the exercise program drawn up by his trainees. He complains about lack of time, inconvenience, expense, physical discomfort, etc. for dropping out for a regular exercise program. जो आपका ट्रेनर है, वो जो आपको प्रोग्राम बना के देता है कि इतने मिनट्स ये करना है, इतनी मिनट ये करना है, इतनी मिनट ये करना है, टोटल 2 घंटे का वर्कआउट करना है, जब को ट्रेनर आपको ये प्रोग्राम बना के देता है सब कुछ अच्छे से, तो कई बार हमारी क्या आदत है, बहाने निकालते हैं। अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ स्ट्रेटजीज दी हैं जिससे आप इन सब नेगेटिव चीज़ों से दूर रह के, बहाने निकालने से दूर रह के, आप एक्सरसाइज की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके। जैसे कुछ स्ट्रेटजीज दी हैं जो आप अपना सकते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल्स कैन बी एक्सटर्नली मोटिवेटेड। बाहर से अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो ये एक तरीका हो सकता है। रिवॉर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी यूज टू एंश्योर दैट दे एडहेयर टू एक्सरसाइज रिजाइम। रिवॉर्ड रखे जा सकते हैं, इतना आप करोगे एक्सरसाइज तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये एक तरीका हो सकता है, स्ट्रेटजी हो सकती है एक्सरसाइज करवाने के लिए। A realistic plan should be used that works with client's schedule. प्लान ऐसा बना के देना चाहिए कि जो बंदा एक्सरसाइज करने आ रहा है उसका जो खुद का रूटीन है, जॉब का या घर का, वो डिस्टर्ब ना हो, उसके साथ मैच हो जाए, ऐसा देना चाहिए। ये भी एक स्ट्रेटजी है। अगर आप ऐसा देते हैं तो वो अपने आप करेगा एक्सरसाइज, लेकिन आप अनरियलिस्टिक देते हैं तो वो नहीं करेगा, बहाने निकालेगा। नेक्स्ट इज अ सिस्टम विच होल्ड्स द क्लाइंट्स रिस्पॉन्सिबल शुड बी डिवाइस। ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए जो क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबल बनाए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज शुड बी मेड फन, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। इसलिए आप कभी जिम में जाते होंगे तो वहाँ म्यूज़िक बजता रहता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला माहौल रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज वो मेहनत है। इट विल नॉट कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू, यू नीड टू हैव सम सपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड। 6th वन इज एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप अ सपोर्ट सिस्टम। ऐसी सपोर्ट सिस्टम, दोस्त हों या कुछ और फ़ायदे हों, ऐसी सपोर्ट सिस्टम डेवलप करनी चाहिए। Last one is intrinsic motivational techniques should be used for lifelong fitness. If you want to adopt for the full lifelong, if you want to remain healthy and fit for the full life, then intrinsic motivation बढ़े किसी का, ऐसी कुछ टेक्निक करनी चाहिए कि बंदा खुद से मोटिवेट हो, कुछ फ़ायदे गिनाने चाहिए एक्सरसाइज के, सम रिवॉर्ड देने चाहिए, तो he will motivated by himself from inside. And if that is done, then he will understand the exercise importance and he will do it. और उसका वो पालन करेगा, आपको ज़बरदस्ती करवाना नहीं पड़ेगा, राइट? सो दीज वर सम स्ट्रेटजीज विच यू कैन अडॉप्ट. So with this we end this topic also. So my dear students, in today's video lectures we have discussed about 2 topics. One was motivation and this was exercise adherence. Before I wind up today's session, I just want to tell you that now only one topic is left in this chapter, which we'll discuss in the next video lecture. And if time will permit, then we'll start new chapter also in the next video lecture. Okay, so this is for sure that in next video lecture we are going to wind up this chapter. So now if I talk about winding up this session, then I must give you homework before winding up. I'm sure you know what is your homework. Your homework for today is 2 big questions of 5 marks each. 1, complete, discuss about motivation, its types and techniques, everything. Okay, जो हमने discuss किया. And question number 2 is obviously talk about the concept of exercise adherence, benefits, reasons and strategies of exercise adherence. ये सारा आपको 2 क्वेश्चन डिटेल में लिखना है बुक के अंदर. Students, I just want to inform you or tell you one thing, or rather I want to advise you one thing, that this subject is really beautiful subject. Most important, although you don't consider this as a main subject, but this is more main than the other main subjects. I'm not saying this because I am teaching you this one. I am saying this is just because nothing is more important than your health and your physical fitness. Nothing at all. Money, property, nothing at all if you are not fit, if you are not well. And what you should do and what you should not do to keep yourself fit and proper and healthy is only you will learn over here in this subject. So I would advise you, suggest you to not to just read it or take it as a small theory subject.
where you just give your brain test that how much can you remember. I would advise you to just not to remember only this one, but to follow in your life. Then only you will be benefited like anything. And if you'll be fit, healthy, then you can do any business, anything that you want in your life. Okay, so this is an advice from my side, as it is my duty. My duty is not to just complete the syllabus or to teach you this theory. My duty is to make you understand the importance of this one and to make it very clear that you do it and you get benefit of it. Fine. So thank you so much. With this, we wind up or end this session. Next time we'll continue the last topic of this chapter. So thank you so much. Have a good day. Stay home, stay safe. Take care of yourself and your family. Fine. Thank you.